तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जुआन के सपोर्ट से हानली ने 9 कॉल जिलसिंग हब को हासिल कर लिया था, मगर जुआन उसे धोखा देने की कोशिश करता है क्योंकि उसे हानली पर भरोसा नहीं था। हालांकि हानली ने उसका ये प्लान फेल कर दिया, जिसके बाद ये दोनों फिर से एक बार टीम अप हो गए। साथ ही हानली के पास जेड स्पाइडर है, ये बात पैट्रियार्क को पता चल गई। हानली की जेड स्पाइडर वॉइड हेवन डिंग यानी कि कोल्ड्रोन को पुल करने में काम आने वाली थी, तो पैट्रियार्क हानली को अपना डायरेक्ट डिसाइपल बना लेता है। भले ही हानली अपनी दुश्मनों की टीम का मेंबर बन गया था, मगर अब हानली को और ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि हानली के पास बस एक ही जिंदगी है और वो उसे इन शैतानों के हाथों गंवाना नहीं चाहता था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर मानहूजी ने खतरनाक एंट्री ली थी। ऊंचाओ तो ये देखकर पैट्रियार्क को बताने लगा कि इसने तो सी ऑफ क्योटिक स्टार्स की सबसे पावरफुल डिफेंस टेक्निक यानी कि हेवन बेरिंग डेविल आर्ट को मास्टर किया है। वहीं पर मानहूजी भी अपने डिफेंस का शो ऑफ कर रहा था, जो देख पैट्रियार्क कहने लगा कि ये तो एक मामूली सी टर्टल शेल है, मैंने भी तो डार्क मून आर्ट के हाईएस्ट लेवल को मास्टर किया है, जो इसके हेवन बेरिंग डेविल आर्ट से कुछ कम नहीं, लेकिन फिर भी तुमने मेरे सामने उसकी तारीफ की। अब यहाँ से वापस जाने के बाद मैं तुम्हें 10 सालों तक क्लोज डोर ट्रेनिंग करने की पनिशमेंट देता हूँ। जो सुनकर ऊंचाओ समझ गया कि उसका मास्टर एक नंबर का जलनखोर बंदा है। तभी मानहूजी इनके सामने कूद गया। मास्टर चिंग तो तुरंत ही मानहूजी की डिफेंस टेक्निक की तारीफें करते हुए कहने लगा कि अब तो तुम 6 पाथ और 2 सेंट्स को आसानी से कम्पीट कर पाओगे। जो सुनते ही मानहूजी हंसने लगा और तभी उसकी नजर पड़ी हानली पर। वो हानली को तुरंत ही अपने इल्यूजन में ट्रैप करके वहाँ के माउंटेन्स को ब्रेक कर उसके सामने पहुंच गया। हानली तो उसका ये विशाल फॉर्म देखकर काफी ज्यादा हैरान था, जिसके बाद मानहूजी अपनी फिंगर से हानली पर प्रेशर डालना शुरू कर देता है, जिसे हानली अपनी पूरी ताकत लगाकर डिफेंड कर रहा था। वो प्रेशर इतना ज्यादा था कि वहाँ की जमीन ब्रेक होना शुरू हो जाती है, मगर हानली ने खुद को प्रोटेक्ट किया था, जिसके बाद वो तुरंत ही उस इल्यूजन से बाहर आ जाता है। मानहूजी उससे कहता है, बच्चे तुमने तो मुझे शॉक कर दिया, भले ही तुम कमजोर दिखते हो मगर तुम्हारा स्पिरिचुअल सेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलो इधर आ जाओ, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर तुम जिंदा बच गए तो मैं तुम्हें मेरी बॉडी रिफाइनिंग की टेक्निक सिखा दूंगा। देखो मैं ऐसा मौका किसी को नहीं देता, तुम बहुत लकी हो जो मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया है। तभी पैट्रियार्क बीच में आकर कहने लगा कि मेरे दोस्त प्लीज मेरे डिसाइपल पर थोड़ा सा रहम दिखाओ। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी परीक्षा के बाद ही जिंदा नहीं बचने वाला, इसलिए प्लीज इस बच्चे की जान मत लो। तो मानहूजी पूछने लगा कि ये बंदा अचानक से तुम्हारा डिसाइपल कैसे बन गया? यहाँ हम ट्रेजर के लिए आए थे और तुम हो कि डिसाइपल लपेटते जा रहे। खैर ये बंदा बहुत टैलेंटेड है और इसके स्पिरिचुअल सेंसेस भी कमाल के हैं। तो ऊंचाओ तुरंत ही दांत निकालते हुए उसके सामने आ गया। उसे लग रहा था कि मानहूजी उसकी भी तारीफ करेगा, लेकिन मानहूजी कह रहा था कि तुम्हारा ये ऊंचाओ तो एक नंबर का बेवकूफ है, पता नहीं तुमने इसे इतने साल जीने क्यों दिया। खैर मुझे लड़का पसंद आया है तो मैं इसे अपना डिसाइपल जरूर बनाऊंगा। वैसे भी तुम्हारी कमजोर टेक्निक बस धोखे से ही लोगों को हर्ट कर सकती है, तो ये बच्चा तुम्हारे साथ कुछ भी सीखने नहीं वाला। मैं तो इसे मेरी हेवन बेरिंग डेविल आर्ट सिखाना चाहता हूँ। साथ ही वो पैट्रियार्क को मजाक में ही हिट कर रहा था, जिससे पैट्रियार्क को दर्द होने लगा। तो पैट्रियार्क मानहूजी का मोटा सा हाथ साइड में हटाकर कहने लगा कि मेरे दोस्त ये बंदा मेरा डिसाइपल है, तो मैं इसे तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। जो सुनकर मानहूजी कहता है कि मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ, तुमने आज तक कभी भी अपने किसी डिसाइपल को इतना प्यार नहीं किया जितना कि तुम इस बच्चे के लिए शो कर रहे हो। तो चलो अब जल्दी से उगल दो कि ये बंदा तुम्हारा फेवरेट डिसाइपल कैसे बन गया। तो अब पैट्रियार्क उसे क्या जवाब दे उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी चिंग कहता है, मानहूजी हमारा पैट्रियार्क इस बंदे को पसंद करता है और वो उसे अपने साथ इनर हॉल भी ले जाने वाला है, तो प्लीज तुम इस बंदे का पीछा छोड़ दो। यहाँ पर मास्टर चिंग ने मानहूजी का शक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया था। मानहूजी कहता है, चलो जल्दी से बता दो कि इस बंदे के पास ऐसा क्या है, वरना मेरे साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। तो पैट्रियार्क और मास्टर चिंग मानहूजी को साइड में ले जाकर स्पाइडर के बारे में बताने लगे। इधर हानली सोचता है कि मानहूजी बहुत ही खतरनाक बंदा है और अब इसे भी मेरे स्पाइडर के बारे में पता चल जाएगा। ओ हेवंस, पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला है। और फिर हानली देखता है कि तीनों भी उसे देखकर बड़ी ही प्यारी सी इवल स्माइल कर रहे हैं। हानली दिल में ही कहने लगा कि मैं खुद को लकी समझूं या अनलकी, ये तो मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा। इनके अगर खिलाफ होता तो भी मेरी जान को खतरा हो जाता और अब इनके साथ हो तो भी मुझे डर लग रहा है। इतना ही नहीं, अब तो ऊंचा भी मुझसे पहले से भी ज्यादा नफरत कर रहा। उसे डर है कि कहीं मैं उसकी जगह
हड़प न लूं। वही दूसरी तरफ हम राइचस पाथ के वान टियानमिंग और उसके साथियों को देख पाते हैं। टियान उसे कह रहा था कि गोल्डन सिल्क वर्म का यूज करके हम उस वॉइड डिंग को पुल कर पाएंगे, इसके चांसेस बहुत कम हैं। हमसे पहले भी कई सारे सीनियर्स ने उस वॉइड डिंग को ऊपर खींचने के लिए गोल्डन सिल्क वर्म का यूज किया था, मगर वो सब के सब लोग फेल हो गए। जिस पर वान टियानमिंग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे शैलोडन फ्लावर्स मिल चुके हैं, अगर वो हमने सिल्क वर्म्स को खिला दिए तो उनकी पावर्स बढ़ जाएगी। और एब्सोल्यूट डार्कनेस के पास फायर पाइथन है, वो तो वहाँ पर बिल्कुल भी टिक नहीं सकते। और उतने में वहाँ पर डिमोनिक पाथ के लोग पहुँच गए। टियानो से कह रहा था कि ये लोग थोड़ी ही देर पहले झगड़े करने वाले थे और अब फिर से एक साथ आ गए। मानना पड़ेगा ये लोग सब के सब पागल हैं। जिस पर वान टियानमिंग कहने लगा कि हमें कुछ भी करके वो डिंग इनके हाथ लगने नहीं देनी है। इन हजारों सालों में पहली बार स्टार पैलेस कमजोर है, अगर ऐसे में यहाँ का ट्रेजर डिमोनिक पाथ के हाथ लग जाए तो पूरे सी ऑफ कैओटिक स्टार्स पर रूल करेंगे। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। वॉइड हेवन डिंग एक ऐसा ट्रेजर है जिसे कोई भी पाना चाहेगा, और वैसे भी वो कल्टीवेटर ही क्या जिसके दिल में लालच ना हो। जिसके बाद हमें 2 टनल्स दिखाए गए जिन्हें आइस एंड फायर कहा जाता था। पैट्रियार्क अपने डिसाइपल हानली को बताता है कि यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर हम अलग अलग जगह पहुँच जाएंगे। तो अब हम दोनों की मुलाकात होगी आइस एंड फायर टनल्स के एंड में। तो बताओ फिर तुम कौन सी टनल से जाना चाहोगे? वैसे मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मगर मैं तुम्हें एक स्पेशल ट्रेजर दे सकता हूँ जिसका यूज करके तुम खुद को आइस वैली में बचा लोगे। तो हानली जानबूझकर फायर टनल में जाने का डिसीजन लेता है क्योंकि उसे पैट्रियार्क से कोई ट्रेजर हासिल नहीं करना था। वो कहता है मास्टर मेरे पास फायर प्रोटेक्टिंग गारमेंट है तो मेरा फायर वैली में ही जाना सही रहेगा। अब हानली को लग रहा था कि पैट्रियार्क उसे कोई ट्रेजर नहीं देने वाला, लेकिन उसका अंदाजा गलत निकला क्योंकि पैट्रियार्क ने उसे एक ट्रेजर दिया था। वो कहता है कि फायर टनल को तुम अपनी इस कल्टीवेशन लेवल के साथ तो पार नहीं कर पाओगे, इसलिए ये ट्रेजर तुम्हारे पास रखो। मानहोजी कहता है कि तुम तो इस बच्चे को अपना व्हाइट राइनोसोरस पेंडेंट दे रहे हो जो कि तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। इधर हानली को जेड पेंडेंट देने की वजह से ऊंचाओ काफी ज्यादा अपसेट हो गया था। वहीं पर पैट्रियार्क मानहोजी से कहने लगा कि तुम्हारे पास कोल्ड आइस बीड है तो क्यों ना वो तुम मेरे डिसाइपल को उधार दे दो। मैं जानता हूँ कि तुम भी उसे मरती हुई देखना पसंद नहीं करोगे। तो मानहोजी तुरंत ही अपनी बीड को बाहर निकाल कर हानली को बताने लगा कि इसे मैंने एक बहुत ही खतरनाक कोल्ड काप को खत्म करके हासिल किया था, तो ये लो अभी बीड तुम्हारे पास रखो। ऊंचाओ देखता है कि हानली को इन दोनों के सबसे स्पेशल ट्रेजर मिल गए थे, जिससे तो उसे और ज्यादा जलन होने लगी। साथ ही ये दोनों मास्टर चिंग से भी यही उम्मीद कर रहे थे कि मास्टर चिंग हानली को कोई ट्रेजर देगा, मगर चिंग उसे कोई ट्रेजर नहीं देता। उल्टा वो तो उसे मोटिवेट करते हुए कहने लगा कि अब तुम बिल्कुल सेफ रहोगे, चलो अपने दोनों सीनियर्स को थैंक्स बोलो। तो हानली तुरंत ही उन दोनों का शुक्रिया अदा करने लगा। तो मानहोजी हानली को प्यार से हिट करते हुए कहने लगा कि हम दोनों तो फैमिली हैं, इसलिए तुम्हें थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं। और अब जिन कोई वहाँ का टनल ओपन कर देता है। पैट्रियार्क हानली को बता रहा था कि वैली में जाने के बाद केयरफुल रहना, कुछ दिनों बाद हमारी ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन के पास मुलाकात होगी। तो हानली भी उन्हें ग्रीट करके निकल पड़ा। वो सोचता है कि शायद ये तीनों राक्षस मेरे वैली में एंटर करने के बाद ही यहाँ से जाने वाले हैं, अब तो मेरे पास यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं। साथ ही हानली को ये समझ नहीं आ रहा था कि जुआन अचानक से गायब क्यों हो गया। और तभी उसे जुआन की आवाज आई। वो कह रहा था घबराओ मत, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। एक बार आइस एंड फायर ट्रायल पूरी हो जाए फिर मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा। तो हानली कहने लगा कि सीनियर आप तो शैडो जैसे अपीयर और डिसअपीयर हो रहे, मुझे तो लगा था कि आपने रिवेंज लेने का प्लान अब ड्रॉप किया है। जिस पर जुआन कह रहा था कि रिवेंज ही एक ऐसी चीज है जिसे मुझे इस दुनिया से जोड़ के रखा, तुम बस देखते जाओ कि मैं कैसे उस पैट्रियार्क से हिसाब बराबर करता हूँ। वैसे तुम्हारे पास जी शुआन की जेड स्पाइडर है, तो क्या तुम अभी भी यही बोलोगे कि तुम्हारा जी शुआन से कोई कनेक्शन नहीं था? मगर हानली इस पर कोई जवाब नहीं देता। अब हमें सीधे फायर वैली का नजारा दिखाया गया जहाँ पर फायर डीमंस फ्लाई कर रहे थे। हानली की तो वहाँ की गर्मी से ही हालत खराब हो चुकी थी। वो कह रहा था कि यहाँ की दहकते हुए लावा से खुद को बचाने के लिए मुझे ढेर सारे मैजिकल पावर की जरूरत पड़ेगी। साथ ही इस वैली में फ्लाइंग टेक्निक का यूज करना भी अलाउड नहीं था, लेकिन अच्छा हुआ कि मेरे पास फायर रेजिस्टेंट सीक्रेट गारमेंट है। और तभी वहाँ मौजूद फायर कंज्यूमिंग डिमोनिक स्पिरिट हानली पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिन्हें हानली बड़ी तेजी से डिस्ट्रॉय करने लगा। वो अपनी टैलिस्मान का भी यूज कर रहा था, मगर हानली को पता था कि यहाँ पर इतने सारे डीमंस है कि वो कभी खत्म नहीं हो सकते। तो हानली ने मजबूर होकर पैट्रियार्क ने दिया हुआ ट्रेजर बाहर निकाल लिया। वैसे तो वो इस ट्रेजर को यूज नहीं करना चाहता था, मगर मजबूरी में गधे को भी अपना बाप बनाना पड़ता है, और यही सेम चीज हानली के साथ हो गई। वही दूसरी तरफ सीनियर रेड फायर मिस्टिक क्रिस्टल बीड का यूज करते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था, मगर
पर उन फायर डीमंस ने उसकी भीड़ को डिस्ट्रॉय करते हुए उस पर हमले करना शुरू कर दिए। तो रेड फायर भी उनका मुकाबला करने लगा, लेकिन वो इतने सारे डीमंस के सामने कमजोर पड़ गया था। लेकिन रेड फायर ने जितने भी डीमंस को मारा था उनकी कोर को कलेक्ट कर लेता है। हालांकि अब वो ज्यादा डीमंस को मार नहीं सकता क्योंकि उसके पास मौजूद आइस मिस्टिक बीड अब खत्म हो चुकी थी। साथ ही वो देखता है कि वहाँ की फायर अब पहले से भी ज्यादा भयानक हो चुकी है और उसी वक्त फायर से बना हुआ एक टोर्नेडो उसके सामने आ गया। तो रेड फायर ने अपने आइस जेड की शील्ड बनाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो शील्ड तुरंत ही ब्रेक होकर रेड फायर उस बवंडर में फंस चुका था। तो उससे बाहर निकलने के लिए रेड फायर ने फ्लाइंग टेक्निक का यूज किया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हो गई। यहाँ पर फ्लाई करना अलाउड नहीं था। तो फॉरबिडन स्काई बैरियर ब्रेक होकर सीधा रेड फायर को पनिश करता है, जिसमें रेड फायर की मौत हो गई। इधर हानली पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था, तो स्पिरिचुअल आइस का यूज करके खुद को थोड़ा सा कूल डाउन करने लगा। मगर उसी वक्त हानली देखता है कि वहाँ पर मीटियोर की बारिश हो रही है, तो जल्दी से शिफ्टिंग स्मोक स्टेप्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ से भागने लगा। वो इन लावा के ब्लास्ट से जैसे तैसे बचता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक डिसाइपल बड़ी सी चेन से होकर दूसरी क्लिफ पर जाना चाहती थी, मगर तभी वहाँ का लावा अपने आप उछलते हुए उसमें से एक फायर ड्रैगन बाहर आ जाता है, जिसने उस बंदी को बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर दिया। और ये सब हानली ने छुप कर देख लिया था, लेकिन वो ड्रैगन उसे देख नहीं पाता क्योंकि हानली ने खुद को कंसीलिंग वेल में हाइड करके ची सप्रेसिंग आर्ट को एक्टिवेट किया था। हानली कहता है कि ये जगह तो मैंने जितना सोचा था उससे भी कई ज्यादा गुना खतरनाक है। पता नहीं पहले वाले कोर फॉर्मेशन के लोगों ने इस ट्रायल को कैसे पास किया होगा। वहीं दूसरी तरफ जिनकोई का चमचा उसे बताने लगा कि हमने रेड फायर के साथ और 6 कल्टीवेटर्स को खत्म कर दिया है। वो सभी लोग राइचस और डिमोनिक सेक्ट के पावरफुल कल्टीवेटर्स थे, मगर कुछ शातिर लोग अभी भी खुद को बचाने में कामयाब रहे हैं। जिस पर जिनकोई कहते हैं जूनियर बस थोड़ा सा सब्र रखो, अभी अभी तो ट्रायल शुरू हुई है, इन लोगों को मारने के हमें और भी कई सारे मौके मिलेंगे। वेल फायर वैली की आग मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, तो क्यों ना तुम इसमें थोड़ा सा और फ्यूल ऐड कर दो। सो यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्टार पैलेस के लोग इस ट्रायल को मैनिपुलेट करके अपने दुश्मनों का सफाया कर रहे हैं, और वो भी बिना अपने हाथ गंदे किए। वैसे तो वॉइड हेवन हॉल के ट्रायल में इंटरफेयर करना अलाउड नहीं था, मगर ये जिनकोई है जो कि स्टार पैलेस के लिए किसी भी हद तक जा सकता। उसका जूनियर सोचता है कि ग्रैंड एल्डर तो इन लोगों पर जरा भी रहम नहीं दिखा रहे। इस ट्रायल के बाद कई सारे सेक्ट बर्बाद होने वाले हैं, जिसके बाद हमें आइस वैली का सीन दिखाया गया, जहाँ पर ढेर सारे मिस्टिक आइस डिमोनिक स्पिरिट थे, जिन्हें ऊंचा और पैट्रियार्क ने आसानी से खत्म कर दिया। पैट्रियार्क कहते हैं ऊंचा, क्या तुम्हें याद है पिछली बार जिनकोई हमारे एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड में मुझसे मिलने आया था? जिस पर ऊंचा कहते हैं मास्टर भला उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ, मगर आप उस बारे में अब बात क्यों कर रहे हो? जिस पर पैट्रियार्क बताने लगा कि हम ऑलरेडी ढेर सारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, और ऐसे में जिनकोई चाहता है कि मैं उसकी मदद करके अपनी परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा दूं। खैर उसकी मदद करनी है या नहीं ये मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि हानली को मेरा डिसाइपल बनता हुआ देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे तो लगता है कि तुम्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जिस पर ऊंचा कहता है पैट्रियार्क ये आपका फैसला है, तो भला मैं इसके खिलाफ क्यों जाऊंगा? लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो हानली बहुत ही ज्यादा शातिर, लालची और सक्सेस का भूखा इंसान है। शायद ये सारी बातें उसने हमारे मार्शल अंकल जी शियान से ही सीखी होगी। मुझे डर है कि कहीं उसकी वजह से हमारे एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड का नुकसान न हो जाए। यहाँ पर ऊंचा बस पैट्रियार्क को बहकाना चाहता था, क्योंकि उसे पता है कि हानली उसकी जगह ले लेगा। पैट्रियार्क कहता है अच्छा तो चालाक है, लालची है और पावर्स का भूखा भी, साथ ही उसने सारी क्वालिटीज जी शियान से ही सीखी होगी। तो ऊंचा कहते हैं हाँ बिल्कुल पैट्रियार्क वो बंदा बिल्कुल ऐसा ही है, और साथ ही वो एक नंबर का झूठा भी है। तो पैट्रियार्क कहता है कि जितनी बातें तुमने मुझे बताई है उस हिसाब से तो हानली हमारे सेक्ट के लिए एकदम परफेक्ट बंदा साबित होगा। जो सुनते ही बेचारे ऊंचा के तो होश ही उड़ गए। वो पैट्रियार्क के हाथों हानली का पत्ता कट करवाना चाहता था, मगर पैट्रियार्क को तो ये बातें सुनकर हानली और ज्यादा पसंद आने लगा। वो कहता है कि मुझे तो झूठे और लालची लोग बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। आज के बाद तुम हानली को अपने छोटे भाई जैसा ट्रीट करोगे। ऊंचाओ को याद आता है कि हानली ने उसे जो लड़की पसंद है यानी कि जीलिंग को भी उससे छीन लिया था, और अब पैट्रियार्क भी हानली को लाइक करने लगा है। ऊंचाओ को लग रहा था कि हानली उससे उसका सब कुछ छीनने वाला है, तो पैट्रियार्क के दिल में जहर घोलने की एक और कोशिश करने लगा। वो उन्हें बताता है कि मार्शल अंकल जी शियान ने हेवनली रेमेडी पिल चुराई थी, मेरे ख्याल से वो हानली के ही पास होगी। जिस पर पैट्रियार्क कहते हैं कि जी शियान वो पिल किसी को नहीं देगा, मेरे ख्याल से उसने उसे कंज्यूम करके रिफाइन किया होगा। लेकिन अब वो पिल हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिलहाल तो हमने उस हेवन डिंग को हासिल करने पर फोकस करना चाहिए, और मेरे डिसाइपल हानली के लिए तो इतना लॉस हम सहन कर ही सकते हैं। इस तरह से ऊंचाओ की चाल भी फेल हो गई। वही दूसरी तरफ हानली सोचता है कि इस डार्क सैंड का कोई तो सीक्रेट जरूर होगा।
दरअसल वो फायर वैली के रेगिस्तानी इलाके में पहुंच चुका था और तभी हानली को वहाँ पर एक कल्टीवेटर नजर आया जिसके पास बहुत ही स्पेशल ट्रेजर्स थे। हानली कहता है कि ये बंदा तो बस कमजोर होने का नाटक कर रहा था, जबकि एक नंबर का शातिर इंसान है। इसने एल्डर ली जैसे भले इंसान को खत्म करके उनकी अम्ब्रेला छीन ली। बेचारे एल्डर ली तो मुझे गुड बाय बोलकर वापस चले गए थे। शायद इस बंदे ने उन्हें फर्स्ट ट्रायल में ही खत्म कर दिया होगा। इधर उस बंदे ने अपने रेड फॉक्स बीस्ट को बाहर निकाल लिया तो फॉक्स उसके लिए उस पूरी जगह का मुआयना करने लगता है, मगर वहाँ पर कोई खतरा उसे महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए वो बंदा भी आगे बढ़ने लगा। उसने अपने आसपास आइस शील्ड एक्टिवेट की थी जो कि सनस्ट्रोक से उसे प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन तभी वो देखता है कि उसे ढेर सारे फ्लेमिंग आयरन एंट्स ने घेर लिया है। हानली जानता था कि ये फ्लेमिंग एंट्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इधर वो बंदा अपने ट्रेजर का यूज करके उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था, मगर वहाँ पर तो उन एंट्स का पूरा की पूरा तूफान था जो कि बंदा एक ही ब्लास्ट में डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर हानली के स्क्रॉल में लिखा था कि इन चींटियों को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इनकी स्किन इतनी ज्यादा मोटी थी कि इस पर कोई भी मैजिक काम नहीं कर सकता। तो हानली समझ गया कि इस रेगिस्तान को क्रॉस करने के लिए उसे इन चींटियों का सामना करना पड़ेगा। इधर वो चींटियां दोबारा से उस बंदे पर हमला करने के लिए आ जाती है। वो अपने मैजिकल लिक्विड से उन्हें डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर उन चींटियों ने उसके ट्रेजर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही उसकी अम्ब्रेला भी ब्रेक हो चुकी थी, इसलिए वो बंदा वहाँ से भागना शुरू कर देता है। मगर वो चींटियां आपस में जुड़कर एक स्पीयर में तब्दील हो जाती है जो कि सीधे उस बंदे की बॉडी में धंस चुकी थी और फिर थोड़ी देर में उस बंदे की बड़ी भयानक तरीके से मौत हो गई। और अब उस बंदे का खेल खत्म होते ही वो चींटियां अपने आप गायब हो गई। सब कुछ शांत होने के बाद हानली देखता है कि वहाँ की रेत में डार्क आयरन मिला हुआ था जो कि आयरन फ्लेमिंग एंट्स को पनपने के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल है। साथ ही हानली उन एंट्स को ट्रेस करने की कोशिश करता है, मगर उनका उन्हें एक भी सुराग नहीं मिलता। ये एक ऐसा अपोनेंट थी जिन्हें आसानी से हराया नहीं जा सकता। मगर तभी हानली को याद आता है कि उसके पास भी तो गोल्ड बीटल्स की पूरी आर्मी है, इसलिए हानली ने तुरंत ही अपनी गोल्ड बीटल्स को बाहर निकाल लिया। उन्हें बता रहा था कि मैंने तो मेरे इस करने में काफी ज्यादा मेहनत की है, तो मैं चाहता हूँ कि आज तुम अपने मास्टर को सर्व करो। जाओ जाकर उन चींटियों का खात्मा कर दो। तो हानली की गोल्ड बीटल्स वहाँ की रेत को खदेड़ते हुए उन चींटियों को बाहर निकलने पर मजबूर कर देती है। उन्होंने आपस में मर्ज होकर एक बहुत बड़ी गोल्ड बीटल बना ली थी जो कि उन चींटियों की सारी पावर्स को एब्सॉर्ब करने में जुट जाती है। लेकिन हानली जानता था कि फ्लेमिंग एंट्स शेप शिफ्टिंग में माहिर है, वो इतनी आसानी से तो हार नहीं मानेगी। वो चींटियां खुद को अलग अलग शेप में बदलकर गोल्ड बीटल्स का मुकाबला करना शुरू कर देती है। हानली तो इतनी सारी चींटियों को देखकर ही हैरान था कि इंसेक्ट अलग अलग शेप्स में बनकर एक दूसरे को तगड़ी टक्कर दे रहे थे, मगर हानली भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। उसने फ्लावर बास्केट का यूज करते हुए उन चींटियों को ट्रैप कर लिया और फिर उसकी गोल्ड बीटल ने उन सभी चींटियों को खाकर अपनी अच्छी दावत कर ली, जिसके बाद हानली उन्हें दोबारा से पाउच में भर देता है, मगर उसने कुछ बीटल्स को अपने साथ रख लिया था। ऐसे ही करके पूरे एक दिन का सफर पूरा हो चुका था। हानली देखता है कि वहाँ पर अब कोई आयरन फ्लेमिंग एंट्स नजर नहीं आ रही, तो तुरंत ही अपने कुछ गोल्ड बीटल्स को बैग में भर देता है, मगर उसे दूर से ही धमाके की आवाजें आने लगी। कोई कल्टीवेटर इन फ्लेमिंग एंट्स का मुकाबला कर रही थी। साथ ही उस पर्सन ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग अटैक का यूज किया था। तो हानली कहता है कि रेगिस्तान का सेंटर है, अगर ये पर्सन यहाँ तक पहुँच पाया तो इसका मतलब ये काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर होगा। खैर मैंने इसके झमेले में नहीं फंसना चाहिए, वैसे भी यहाँ की हीट से खुद को बचाने के लिए मुझे ढेर सारे मैजिकल पावर का यूज करना पड़ रहा, तो मैं अपनी और ज्यादा एनर्जी जाया नहीं करना चाहता। वे लोग कल्टीवेटर युआन याओ थी, वो आयरन फ्लेमिंग एंट्स से बचने के लिए अपने ढेर सारे फॉर्मेशन शील्ड का यूज करते हुए पीछे हटने लगी, मगर वो चींटियां उसके हर एक शील्ड को ब्रेक करते हुए उसका पीछा करती है। तो युआन याओ ने अपने हैमर को ट्रांसफॉर्म करते हुए उन पर एक जोरदार अटैक कर दिया। उसे पता था कि उसका हैमर इन अटैक को ज्यादा देर तक झेल नहीं पाएगा, और तभी वो देखते ही कि कुछ ही दूरी पर हानली मौजूद है, तो उससे कहती कि प्लीज यहाँ आकर मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हें काफी अच्छा रिवॉर्ड दूंगी। मगर हानली उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने लगा। तो युआन याओ उसे अपना नाम बता देती है। हानली उसका नाम सुनते ही थोड़ा सा शॉक हो गया। वो कहता है युआन याओ पता नहीं यहाँ तुमसे मेरी मुलाकात क्यों हुई। जिसके बाद हानली अपने गोल्ड बीटल्स को रिलीज करके आयरन फ्लेमिंग एंट्स पर अटैक कर युआन याओ की जान बचा लेता है, मगर वो अपना काम खत्म होते ही वहाँ से निकल पड़ा। तो युआन याओ उससे थैंक्स बोल रही थी, मगर हानली उससे बहुत ही रूडली बात करता है। वो कह रहा था कि तुम्हारे थैंक्स की मुझे कोई जरूरत नहीं, अब तुम्हारी जान बच गई है इसलिए यहाँ से चली जाओ। तो युआन उससे पूछती कि तुम मुझ पर इतने नाराज क्यों हो रहे हो, क्या मैंने कोई गलती की है। जिस पर हानली कहने लगा कि तुम्हारे ढेर
सारे सीक्रेट्स हैं और मैं एक मामूली सा बंदा हूँ। साथ ही मुझे इतनी जल्दी मरने का कोई शौक नहीं, इसलिए तुम तुम्हारे रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते। जिस पर युआन कहती है कि तुमने कई दफे मुझे मेरे सीक्रेट के बारे में पूछा था, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, तो जाहिर सी बात है कि तुम मुझ पर नाराज रहोगे। हाँ, मेरे कुछ सीक्रेट्स है और मैं उन्हें तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस रेगिस्तान को क्रॉस करने में तुम मेरी मदद करो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इसके बाद मैं तुम्हें जरा भी परेशान नहीं करूंगी। तो हानली कहता है कि मैं कोई सेवियर नहीं हूँ, अगर यहाँ पर तुम्हें कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगी। अब हानली ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए युआन उसे ब्लैक फायर थंडर देने लगी। वो कहती है कि इसे ब्लैक सन सेक्ट ने बनाया था, जो कि एक डिमोनिक सेक्ट है। इसके एक ही स्ट्राइक में नेसेंट सोल के इनिशियल स्टेज के कल्टीवेटर जितनी पावर्स है। मैंने उन चींटियों के साथ फाइट करते वक्त इन्हीं थंडर का यूज किया था। अब मेरे पास बस ये 3 ही थंडर बाकी है, तो प्लीज इन्हें तुम एक्सेप्ट करो। हानली सोचता है कि वेपन्स काफी ज्यादा वैल्यूएबल और पावरफुल है और ये बंदी बस एक फ्री कल्टीवेटर, तो भला इसके पास ये वेपन कहाँ से आए होंगे। मुझे नहीं लगता कि ये ट्रेजर इसे किसी ने गिफ्ट में दिए होंगे, जरूर से ये बंदी कोई कारनामा करके आई है। इसलिए हानली कहते देखो, मैं इस ट्रायल को क्लियर करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए मैं ये प्रेशियस रिवॉर्ड नहीं ले सकता, इसलिए ये मुझे नहीं चाहिए। जो देख युआन कहती कि शायद तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है और इसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं, मगर तुमने मेरी जान बचाई है, तो प्लीज इसके बदले में आपको जो चाहिए वो बताओ। मैं किसी भी चीज के लिए मना नहीं करूंगी। तो हानली सोच में पड़ गया कि अब मैं इस बंदी से क्या मांगू। तभी युआन कहती कि प्लीज ये मत बोलना कि मुझे तुमसे शादी करनी होगी। तो हानली शॉक होकर कहता है कि अरे यार, तुम कैसी बातें कर रही हो, देखो मेरा वैसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन हाँ मुझे तुम्हारी एक चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी है, अगर तुम वो मुझे दे दो तो मैं खुश हो जाऊंगा। युआन को लग रहा था कि शायद हानली उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, तो कहती कि वाकई तुम लड़कियों की जरा भी इज्जत नहीं करते, जो तुमने सोचा है वो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। जिस पर हानली कहता है शायद तुम गलत सोच रही हो, मुझे तुम में नहीं बल्कि तुम्हारे सोल विपिंग बीस्ट में इंटरेस्ट है। वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा चार्मिंग और नाइव है। ये सुनकर तो युआन को खुद की गंदी सोच पर ही बुरा लगने लगा, जिसके बाद तुरंत ही हानली को सोल विपिंग बीस्ट देने के लिए तैयार हो गई। मगर अब हानली को यहाँ पर भी शक हो रहा था कि ये बंदी इतनी जल्दी मान कैसे गई, कहीं इस बीस्ट में कोई गड़बड़ तो नहीं है। वहीं पर युआन अपने विपिंग सोल बीस्ट को बताने लगी कि ये बोरिंग सा बंदा आज के बाद तुम्हारा नया मास्टर होगा। देखो इसके साथ तुम तमीज से पेश आना, मैं नहीं चाहती कि तुम इसे तंग करो। लेकिन वो मंकी हानली के पास जाने के लिए राजी नहीं था, वो तो दोबारा से युआन के पास ही वापस आ जाता है। तो युआन ने सोल विपिंग बीस्ट की भीड़ को बाहर निकालते हुए हानली को बताने लगी कि विपिंग बीस्ट इस भीड़ से अलग नहीं हो सकता। फिलहाल तो इस भीड़ में मेरा स्पिरिचुअल सेंस है, तो तुम उसे इरेज करके अपना सेंस उसमें ऐड कर देना। वहीं पर विपिंग सोल बीस्ट देखता है कि ये दोनों बेवकूफ ह्यूमन मेरा सौदा कर रहे हैं, तो चलो यहाँ से भागना ही सही रहेगा। तो हानली उससे पूछता है जनाब बताएं आप कहाँ जा रहे हो। जो सुनते ही सोल विपिंग बीस्ट ने रोना शुरू कर दिया। तो हानली उसे बताता है कि देखो ये रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा तो तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो, मैं तुम्हें अपने साथ बांध के नहीं रखूंगा। जो सुनते ही सोल बीस्ट तुरंत ही हानली के पास चला गया और वो भी बड़े ही प्यार के साथ। हानली को तो ये मंकी पहले ही ज्यादा पसंद आया था, तो उसे गुदगुदी करते हुए और ज्यादा हंसाने लगता है, जो देखकर युआन भी उनके साथ शामिल हो गई। अब युआन कहती है कि मौत तो कुदरत का कानून है, आज न कल हम सब मरने वाले हैं, तो इसके लिए परेशान क्यों होना। उसके पीछे सन था जो कि युआन की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था और हानली भी उसकी खूबसूरती देखकर एक सेकंड के लिए थोड़ा सा बहक जाता है। अब इन लोगों ने अपना सफर शुरू कर दिया। रास्ते में युआन हानली को बताती है कि उसने वॉइड हेवन हॉल आने से पहले इस जगह के बारे में काफी सारी रिसर्च की थी। उसे यहाँ के लावा रोड के बारे में तो पता था, मगर ये रेगिस्तान यहाँ पर पहले था ही नहीं, और न ही यहाँ पर इतनी खतरनाक आयरन फ्लेमिंग एंड्स थी। वो कहती कि अगर मेरे पास ब्लैक फायर थंडर नहीं होती तो शायद तुमसे मिलने से पहले ही मैं इन चींटियों के हाथों मारी जाती। जिस पर हानली कहता है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग इस जगह पर पहले रेगिस्तान था ही नहीं, यानी कि यहाँ पर बाद में सेटअप किया गया है। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वॉइड हेवन हॉल के साथ छेड़खानी करने की हिम्मत किसने की होगी। वही दूसरी तरफ मास्टर चिंग भी आइस टनल को देखकर कहने लगे कि ये जगह पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी, जरूर से इस जगह को किसी ने मैनिपुलेट किया है। और तभी वहाँ पर सिल्वर लाइट माउस आ जाता है।
तो मास्टर चिंग ने अपनी मैजिकल ट्रेजर ग्रीन डेस्टिनी नीडल से उस पर अटैक कर दिया। ये ट्रेजर इतना ज्यादा पावरफुल था कि देखते ही देखते वहाँ पर ग्रीन डेस्टिनी नीडल्स की बारिश होना शुरू हो गई। इस तरह से मास्टर चिंग ने बड़े ही कूल अंदाज में उस बीस्ट को खत्म कर दिया था। वो कहते कि मिस्टिक क्रिस्टल पाथ पर लाइट माउस मिलने की उम्मीद नहीं थी। अगर यहाँ ऐसा हाल है तो पता नहीं लावा पाथ पर क्या होगा। शायद हानली मुसीबत में है, लेकिन हानली प्लीज इतनी आसानी से मरना मत। वही दूसरी तरफ जिनकुई का जूनियर उसे बता रहा था कि हमने डार्क डेजर और ब्लड आइस वुड के कर्सेस का यूज करके कई सारे कल्टीवेटर्स को खत्म कर दिया है, लेकिन अभी तक नेसेंट सोल का एक भी कल्टीवेटर उसमें मारा नहीं गया। अगर उन्हें पता चला कि हमारे स्टार पैलेस ने यहाँ के ट्रायल्स को मैनिपुलेट किया है तो सभी लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तभी जिनकुई उसे दिखाता है कि वान टियानमिंग ने तो ऑलरेडी शिकायत करना शुरू कर दी है। वो कहता है कि शायद उसे हमारी प्लानिंग समझ आ गई, मगर वो हमारा क्या ही बिगाड़ पाएगा। हमारे स्टार पैलेस को चैलेंज करने की हिम्मत किसी में नहीं है, और वैसे भी उन्हें वॉइड हेवन डिंग चाहिए और उसके लिए उन्हें इनर हॉल जाना पड़ेगा, जहाँ का डोर बस हम ही उनके लिए ओपन कर सकते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये हम पर कोई एक्शन लेंगे। जिस पर वो बंदा कहता है कि सीनियर, आप कई सालों से राइचियस सेक्ट और डिमोनिक सेक्ट में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। आपने इसमें ढेर सारे एफर्ट्स लगाए हैं। जिस पर जिनको कहता है कि तुमने भी कड़ी मेहनत की है। यहाँ पर फ्लेमिंग आयरन एंड्स और सिल्वर लाइट माउस को फीड करना आसान काम नहीं था, मगर फिर भी तुमने ये टास्क काफी अच्छे से पूरा किया है। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि आपकी गाइडेंस और सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था। तो जिनको कहता है कि सेंट्स की क्लोज डोर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैं जरूर से उन्हें तुम्हारे बारे में बता दूंगा। बच्चे, तुमने मेरी जो भी मदद की है उसके लिए तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। बस एक बार इनर हॉल की ट्रायल खत्म हो जाए, फिर हमें कोई टेंशन नहीं रहेगा। जिनको यहाँ पर स्टार पैलेस की ट्रायल्स के नाम पर अपने दुश्मनों को खत्म कर रहा था, वही दूसरी तरफ हानली और युआनिया बड़ी मुश्किल से रेगिस्तान को क्रॉस करते हैं। हानली कह रहा था कि यहाँ पर ढेर सारी चींटियां थी, तो जरूर से इनकी रानी भी यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। चींटियां हमेशा अपनी क्वीन को सिलेक्ट करती है, तो हो सकता है कि हमें उसका भी मुकाबला करना पड़े। और तभी उन्हें एक बहुत बड़ी चींटी नजर आई, जिसे क्रिस्टल प्रिज्म में मार के रखा गया था। दरअसल यही फ्लेमिंग आयरन चींटियों की क्वीन थी। युआनिया बताती है कि क्रिस्टल प्रिज्म मायरियड धर्मा सेक्ट का एंशिएंट ट्रेजर है। जो भी इसमें ट्रैप होता है उसकी सोल हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर इस क्वीन को मार के यहाँ पर रखा गया है तो ये बस नेसेंट सोल वान टियानमिंग के अपने तेवर दिखाने का तरीका है। उसने इस क्वीन को खत्म करके यहाँ पर सजा दिया है। मेरे ख्याल से वो किसी को चैलेंज करना चाहता। जिस पर हानली कहते हैं एब्सोल्युटली वान टियानमिंग इसे जला कर राख कर सकता था, मगर फिर भी उसने इस चींटी को यहाँ पर डेकोरेट करके रखा है। तो युवान उसे बताती है कि शायद वान टियानमिंग उस बंदे को चैलेंज कर रहा होगा जिसने इस ट्रायल को मैनिपुलेट किया है, और हमारे जैसे मामूली कल्टीवेटर नेसेंट सोल के लोगों के साथ फाइट में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। हम तो बस उस फाइट को मजे के लिए देख सकते हैं। अब हानली ने अपने गोल्ड बीटल उस चींटी पर छोड़ दिए ताकि वो उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर पाए। हानली के बीटल्स ने तो क्रिस्टल प्रिज्म की पावर को भी फीड कर लिया था, जिसके बाद वो हानली का क्वीन रिफाइंड क्रिस्टल ला के देती है। जिसके बाद ये लोग वहाँ से रवाना हो गए। अब ये सीन शिफ्ट होकर हमें वॉइड हेवन हॉल दिखाया गया, जहाँ पर सभी नेसेंट सोल के कल्टीवेटर्स और जितने भी लोग किस्मत से जिंदा बचे थे वो पहुँच गए। पैट्रियार्क नोटिस करता है कि हानली अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँचा, तो सोचने लगा कि अगर हानली लावा रोड पर ही मारा गया होगा तो जेड ब्लड स्पाइडर भी उसके साथ खत्म हो जाएगी। शायद मैंने उस लड़के को पहले ही मार देना चाहिए था। एटलीस्ट मैं उसकी स्पाइडर को पपेट में तब्दील कर सकता था। भले ही पपेट बनने के बाद उस स्पाइडर की पावर कम हो जाती, मगर कुछ ना होने से तो बेहतर ही था। वहीं पर मास्टर चिंग सोचता है कि अगर मुझे पता होता कि हानली लावा रोड पर मारा जाएगा तो मैं जरूर से उस बच्चे को कोई पावरफुल ट्रेजर दे देता। कम से कम उसके पास खुद को बचाने का एक मौका रहता। यहाँ पर मास्टर चिंग और एब्सोल्यूट डार्कनेस हानली को लेकर परेशान थे, लेकिन मानहोजी पर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बंदा तो एकदम टेंशन फ्री था। वहीं पर जुआन सोचता है कि हानली कोर फॉर्मेशन की इनिशियल स्टेज पर है, लेकिन उसकी एबिलिटीज फाइनल स्टेज के कल्टीवेटर को भी चैलेंज कर सकती। तो पता नहीं उसने आइस एंड फायर टनल को पास किया होगा या नहीं, लेकिन मैं भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जा सकता। मुझे हानली की मदद चाहिए थी। अगर हानली मारा भी गया तो ये सब इन स्टार पैलेस के कमीने लोगों की वजह से होगा। इन्होंने ट्रायल को मैनिपुलेट किया है। और तभी वहाँ पर जिनकुई अपनी जूनियर वांग के साथ पहुँच जाता है। वांग सबको झूठ झूठ बताने लगा कि एक कल्टीवेटर ने ट्रायल देते हुए कर्स को ट्रिगर किया था, जिसके चलते आइस एंड फायर टनल्स में काफी सारे बदलाव हो गए। ग्रैंड एल्डर जिनकुई और मैंने सिचुएशन को हैंडल करने की बहुत कोशिश की, मगर हम उस कर्स को हटा नहीं पाए, जिसके चलते कई सारे कल्टीवेटर्स की मौत हो चुकी है और हमें उन सब की मौत का अफसोस है। तो प्लीज आप सभी लोग हमें
हमें माफ कर दीजिए। जिस पर वान टियानमिंग हंसने लगा तो जिनको कहता है शायद सेक्ट लीडर वान टियानमिंग को हमारी बातों पर यकीन नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन मरे हुए लोगों में वान टियानमिंग के जूनियर्स या फिर उसके नाजायज बच्चे थे। अगर ऐसी कोई बात है तो हमने उनकी मौत पर पहले ही अफसोस जता दिया। जिस पर वान टियानमिंग कहता है कि तुम स्टार पैलेस के लोग हमेशा दूसरों को परेशान करते हो। लाइफ एंड डेथ सिर्फ हेवंस के हाथ में है। अगर तुम्हारी इवल प्लानिंग की वजह से वो लोग मारे गए तो भी मैं तुम्हें इसका जिम्मेदार नहीं मानता, क्योंकि सांप कभी अपनी फितरत नहीं बदल सकता। बल्कि गलती तो उन मरे हुए लोगों की है जो पावरफुल ना होने की वजह से तुम्हारा शिकार बन गए। वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे इसलिए यहाँ पर क्वालिफाई करना डिजर्व नहीं करते थे। लेकिन मैं ग्रैंड एल्डर को सलाह देना चाहूंगा कि तुमने अपनी इन हथकंडों को बंद कर देना चाहिए। अगर तुमने अपनी लिमिट क्रॉस की तो यहाँ पर बवाल मच जाएगा। हम लोगों में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और फिर इसका फायदा आउटर सी के आउटकास्ट किए गए डिमोनिक सेक्ट उठा सकते हैं और फिर इसकी कीमत पूरे स्टार पैलेस को चुकानी होगी। अब वान टियानमिंग ने गुस्से में अपनी पावर्स को एक्टिवेट किया तो जिन कोई भी वही करता है। और उतने में ईमान हुजी कहने लगा कि तुम राइचियस पाथ के लोग बस अच्छा बनने का ढोंग करते हो, लेकिन असलियत में तो तुम एक नंबर की कमी नहीं, कपटी और धोखेबाज लोग हो। तुम तो बस नाम के लिए राइचियस सेक्ट से बिलोंग करते हो, मगर तुम्हारी हरकतें उतनी ही ज्यादा वाहियात और घटिया हैं। अगर तुम्हें अपने क्लान की इतनी ज्यादा फिक्र है तो आउटर सी में आकर थोड़े बहुत शेप शिफ्टिंग मॉन्स्टर को खत्म करके अपनी एबिलिटी शो करो। ऐसी बड़ी बड़ी बातें फिक कर तो कोई फायदा नहीं होगा। वैसे तो मैंने एक और चीज नोटिस की है, तुम्हारे सेक्ट का नाम है मायरियाड धर्मा से, मगर धर्मा से तो तुम्हारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। मान हुजी को वान टियानमिंग को जलील करता हुआ देखकर सबको काफी ज्यादा मजा आ रहा था। तो वान टियानमिंग कहता है कि मान हुजा देख लेना, मैं एक दिन तुझे जरूर से खत्म कर दूंगा। जिस पर मान हुजी कहता है अभी पहले मेरा नाम ठीक से लेना तो सीख ले, मैं मान हुजा नहीं हूँ बल्कि मेरा नाम है मान हुजी। और फिर मान हुजी भी उसे अपनी पावर शो करता है। मगर इन दोनों के नौटंकी को इंटरप्ट करने के लिए वहाँ पर हानली और युआनिया पहुंच चुके थे। हानली देखता है कि यहाँ का माहौल तो बहुत ज्यादा गर्मा गर्म है। अगर हानली जरा भी लेट होता तो यहाँ पर जबरदस्त फाइट शुरू होने वाली थी, लेकिन हानली ने अपनी एंट्री के साथ उस फाइट को रोक दिया। पैट्रियार्क के अंदर तो हानली को देखते ही खुशी की लहर उठ गई थी। वो कहता है मेरे प्यारे डिसाइपल इधर आ जाओ अपने मास्टर के पास, लेकिन हानली उसके पास नहीं जाता। तो ये तीनों बंदे खुद ही हानली के पास चले गए। हानली भी उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि आपके ट्रेजर ने लावा रोड पर मेरी बहुत मदद की है, तो प्लीज अब आप ये ट्रेजर वापस लीजिए। इतने रेयर और प्रेशियस ट्रेजर मैं आपसे नहीं ले सकता। जिस पर मानहुजी कहता है बच्चे ये हमने तुम्हें गिफ्ट किए थे, तो यूँ समझ लो कि अभी तुम्हारी हो गई, तो यूँ समझ लो कि अभी तुम्हारी हो गई। साथ ही वो हानली को अपने साथ बैठने के लिए कहने लगे। तो हानली दिल में ही सोचता है कि जैसे जैसे हम इनर हॉल के करीब जा रहे हैं ये लोग मुझ पर कुछ ज्यादा ही प्यार और केयर की बारिश कर रहे हैं। मैंने अब जल्दी से जुआन से कांटेक्ट कर लेना चाहिए, वरना पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।